गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण आईएएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संपूर्ण आईएएस की तरफ से यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। ये क्रैश कोर्स सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके सभी स्टेट पीसीएस के लिए है। हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। लिंक पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके मेंटरशिप के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर साइंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट है। साइंस में हमने अभी तक कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ब्लड और सेल के बारे में डिस्कस किया है। इसकी दो टॉपिक्स की सीरीज है, दोनों टॉपिक्स की पार्ट 1 और पार्ट 2। आप दोनों पार्ट्स को देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू की, यानी ऊतक की। और ऊतक की अगर हम बात करें कि ऊतक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, तो देखिए, टिश्यू जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं का समूह होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स को उठा करके रख दें और हम बोल दें कि ये टिश्यू है, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन सेम हो और उनका फंक्शन भी सेम हो, यानी ऐसे कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति एवं कार्य दोनों समान होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। तो ऊतक जो होते हैं ये कोशिकाओं का समूह होते हैं, और जिनकी ओरिजिन जो है और फंक्शन दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। टिश्यू जो है, जिस साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ टिश्यू। साइंस की वह ब्रांच जिसमें आप ऊतक के बारे में स्टडी करते हैं, वो कहलाती है हिस्टोलॉजी या फिर ऊतक विज्ञान कहलाती है। ठीक है। अब ये जो हिस्टोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम लोग टिश्यू का अध्ययन करते हैं। हम बात करते हैं टिश्यू की, तो टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक टिश्यू हमारा कहलाता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। टिश्यू हमारे दो प्रकार के हैं, एक है प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक, और दूसरे होते हैं एनिमल टिश्यू। हम प्लांट और एनिमल दोनों टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लांट टिश्यू। चाहे प्लांट हो या एनिमल, टिश्यू की डिफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन हमारे फीचर्स जो हैं वो प्लांट से अलग हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे टिश्यूज भी अलग अलग हैं, इसीलिए हमारे फीचर्स भी प्लांट से अलग होते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू की जैसे ही हम बात करते हैं, तो प्लांट टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बोलते हैं विभिज्योतक ऊतक, और दूसरा होता है हमारा परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू हमने इसको क्यों कहा? ऐसे कोशिकाएं या ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनमें सेल डिवीजन की पावर होती है, जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, ऐसे ऊतक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं विभिज्योतक ऊतक। विभिज्योतक ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें लाइफ टाइम सेल डिवीजन की पावर होती है, कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ऐसे प्लांट टिश्यू जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जो सेल डिवीजन की पावर को खो चुके होते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास सेल डिवीजन की पावर होती है, और ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनको हम बोलते हैं शीर्ष विभिज्योतक ऊतक। दूसरा होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं अंतर्वेशी ऊतक।
तीसरा है हमारा लेटरल मेरिस्टम, और लेटरल मेरिस्टम यानी हमारा पार्श्व विभिजोतक ऊतक। ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे विभिजोतक ऊतक जिनके पास सेल डिवीजन की पावर होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू परमानेंट क्यों कहलाए? क्योंकि इनके पास कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं थी, और कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं थी इसीलिए ये परमानेंट हो गए और ये कहलाए परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी साधारण स्थायी ऊतक, दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों कहलाया? क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो जो है सिंगल टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और ये कहलाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है, और एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बने होने के कारण इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसीलिए ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कुल मिलाकर के प्लांट टिश्यू हमारे 2 प्रकार के होते हैं, और किस प्रकार से हमने किस बेसिस पे इनको विभाजित किया है 2 प्रकार में, तो हमने इसके 2 टाइप इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक के पास सेल डिवीजन की पावर है और दूसरे के पास सेल डिवीजन की पावर नहीं होती है। हम दोनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है मैंने आपको बताया ये 3 प्रकार के होते हैं, विभिजोतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक है हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी शीर्ष विभिजोतक ऊतक, दूसरा है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम जिसको हम बोलते हैं अंतर्वेशी ऊतक, तीसरा होता है हमारा लेटरल मेरिस्टम यानी पार्श्व। एपिकल जो पार्ट है, एपिकल का मतलब जो होता है ये होता है शीर्ष, और शीर्ष का मतलब होता है टॉप। कोई ऐसी चीज जो टॉप पे पाई जा रही है, टॉप पोर्शन पे पाई जा रही है, वो कहलाती है एपिकल पार्ट कहलाता है। तो जो ऐसा टिश्यू जो प्लांट के शीर्ष पॉइंट पर पाया जाता है, टॉप पॉइंट पर पाया जाता है, ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू की अगर हम बात करें तो हमारे जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये प्लांट्स में कहां पर प्रेजेंट है इसके हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है शूट एपिक्स, तना शीर्ष, दूसरा हमारा कहलाता है रूट एपिक्स, मूल शीर्ष जिसको हम बोलते हैं। तो जो हमारा तना होता है, मान लीजिए कोई प्लांट है और उस प्लांट में हमारे स्टेम पाई जा रही है और रूट पाई जा रही है, जो स्टेम का सबसे टॉप पॉइंट होगा ये वाला जो पोर्शन है, टॉप पोर्शन वाला पोर्शन, वहां पे जो टिश्यू मौजूद होगा, वहां पर जो एपिकल टिश्यू मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं शूट एपिक्स। यानी जो शूट एपिक्स होता है वो तने के शीर्षतम बिंदु पर प्रेजेंट होता है। जब हम बात करते हैं रूट एपिक्स की, तो रूट एपिक्स जो होता है वो जो रूट की सबसे टिप वाला पॉइंट होता है, रूट के टिप वाले पॉइंट पर मौजूद होते हैं। तो जो रूट के टिप वाले पॉइंट पर मौजूद होता है ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं रूट एपिक्स। एपिकल टिश्यूज जो होते हैं इनके पास जो है सेल डिवीजन की पावर सबसे फास्ट होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनमें सेल डिवीजन की पावर होती है, लेकिन अगर हम कहें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन की पावर किसके पास होती है, तो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन की पावर एपिकल मेरिस्टम में होती है। और एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं वो हमारे एक प्रकार के प्राइमरी टिश्यू होते हैं, प्राथमिक ऊतक होते हैं। ऐसे ऊतक जो पौधों में उनके बचपन से पाए जा रहे हैं, बचपन से मतलब है कि उनके जिस टाइम पर जर्मिनेशन शुरू हुआ है उस टाइम से पाए जा रहे हैं, उनकी इनिशियल स्टेज से पाए जा रहे हैं, ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू। और ऐसे टिश्यूज जो कुछ समय बाद आते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यू। तो ये प्लांट्स में उसके इनिशियल स्टेज से पाया जा रहा था, इसीलिए हम एपिकल मेरिस्टेम को बोलते हैं कि ये एक प्रकार का प्राइमरी टिश्यू है। प्राइमरी टिश्यू है प्राथमिक ऊतक होने के साथ साथ
ये जब डिवाइड होता है तो इसके डिवाइड होने से प्लांट की लेंथ भी बढ़ती है। इसका मतलब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट्स की लेंथ के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये बात थी हमारे एपिकल मेरिस्टेम की। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी की। इंटरकैलरी की अगर हम बात करें तो इसको हम अंतर्वेशी ऊतक बोलते हैं। इंटरकैलरी पार्ट आप देख रहे हैं प्लांट्स में, ये यहाँ पर ये पोर्शन पाया जा रहा है। जब भी आप गन्ना या बांस को देखते हैं तो गन्ने और बांस में आपको यहाँ पर एक डिवीजन दिखता है। ये जो डिवीजन आपको दिखता है, ये जो हिस्सा है, ये डिवीजन वाला हिस्सा, यहाँ पर छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं नोड। नोड यानी संधि बोलते हैं। और ये जो संधि है, एक संधि से दूसरे संधि के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी इंटरनोड कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरनोड कहलाती है, पर्व संधि कहलाती है। इन्हीं पर्व संधियों पर पाए जाते हैं हमारे इंटरकैलरी टिश्यू, अंतर्वेशी ऊतक। तो अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी टिश्यू की। ये देखिए आप, ये गन्ना है ना, गन्ने बांस के ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है? नोड है। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी है इंटरनोड। और इसी इंटरनोड का जो बेस होता है, ये वाला जो पोर्शन है, इसी पोर्शन पे मौजूद होता है हमारा इंटरकैलरी टिश्यू। इस बेस पे मौजूद है इंटरकैलरी टिश्यू। अब जब इस बेस पे पाया जा रहा है इंटरकैलरी टिश्यू, जब इंटरकैलरी टिश्यू जो है वो डिवाइड करेगा, जब ये वाला हिस्सा डिवाइड होगा तो इसके डिवाइड होने से प्लांट्स की लेंथ भी बढ़ती है। इसीलिए ये भी जो हमारा इंटरकैलरी टिश्यू है, ये भी प्लांट्स के लेंथ बढ़ाने में जिम्मेदार होता है। तो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये लेंथ के लिए, प्लांट्स में लेंथ के लिए, लंबाई के लिए जिम्मेदार है। उसके अलावा ये भी एक प्रकार का प्राइमरी टिश्यू होता है, प्राथमिक ऊतक होता है। ये भी एक प्रकार का प्राइमरी टिश्यू है, प्राथमिक ऊतक है। क्यों प्राथमिक ऊतक है? क्योंकि प्लांट्स में उसके इनिशियल स्टेट से पाया जा रहा है, इसीलिए ये एक प्रकार का प्राइमरी टिश्यू कहलाता है। जो इंटरकैलरी टिश्यूज होते हैं ये पाए जाते हैं इंटरनोड के बेस पे, मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो ग्रासेस होती हैं, जैसे पालक है, मेथी है, इनको हम जड़ से नहीं कट करते हैं। इनको हम क्या करते हैं? उसके स्टेम से ही कट करते हैं, जड़ से नहीं उखाड़ते हैं। जड़ से इसीलिए नहीं कट करते हैं हम, ताकि ये दोबारा फिर से रीग्रो हो जाए। और जो इसकी रीजनरेशन की पावर होती है वो भी होती है इंटरकैलरी टिश्यूज की वजह से ही होती है। तो रीजनरेशन पावर तो घासों में जो पुनर्जनन की क्षमता होती है वो होती है इंटरकैलरी टिश्यूज की वजह से। ठीक है, और इंटरकैलरी टिश्यूज जो होते हैं ये प्लांट्स की लंबाई बढ़ाने में सहायता करते हैं और ये एक प्रकार के प्राइमरी टिश्यू होते हैं। क्यों प्राइमरी टिश्यू हैं? क्योंकि ये प्लांट्स के इनिशियल स्टेज से उसमें पाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी के बाद लैटरल टिश्यू की। आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं प्लांट्स में, ये जो पोर्शन है यहाँ पर पाया जा रहा है इंटरकैलरी टिश्यू। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है इंटरकैलरी के अलावा जो लेटरल वाला पोर्शन होता है, लेटरल वाला जो है इंटरकैलरी और प्राइमरी टिश्यू, जो इंटरकैलरी आपका एक प्राइमरी टिश्यू होता है, उसके अलावा जो है आपका एपिकल भी आपका एक प्राइमरी टिश्यू होता है। लेकिन लेटरल टिश्यू जो होते हैं ये आपके प्राइमरी टिश्यू नहीं होते हैं। प्राइमरी टिश्यू क्यों नहीं है? क्योंकि ये कुछ टाइम बाद ओरिजिनेट होते हैं, और ऐसे टिश्यू जो कुछ टाइम बाद ओरिजिनेट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यू। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम हमारा है ये प्लांट्स की चौड़ाई, मोटाई बढ़ाने में सहायता करता है। तो प्लांट्स में जो मोटाई होती है वो होती है हमारे
लेटरल मेरिस्टम की वजह से। लेटरल मेरिस्टम जो होता है ये प्लांट्स की ग्रिथ बढ़ाने में काम करता है, ये इसका डायमीटर बढ़ाने में काम करता है, मोटाई, पौधों की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है लेटरल टिश्यू। उसके अलावा ये एक प्रकार का सेकेंडरी टिश्यू होता है। द्वितीयक ऊतक होता है। द्वितीयक ऊतक क्यों है? क्योंकि ये प्लांट्स में कुछ समय के बाद ओरिजिनेट हुआ है। आप किसी भी प्लांट को देखिए तो पहले प्लांट्स की लंबाई बढ़ती है, उसके बाद में मोटाई कुछ समय बाद बढ़ती है। लंबाई शुरुआत से ही बढ़ रही है, इसका मतलब है लंबाई बढ़ाने वाले टिश्यूज प्लांट में इनिशियल स्टेज से पाए जा रहे हैं। मोटाई कुछ समय बाद बढ़ती है, इसका मतलब है कि उसमें वो टिश्यू पाए ही नहीं जा रहे थे, और जब ये पाए गए तब मोटाई बढ़ना शुरू हुई। तो ये कुछ टाइम बाद आए हैं, इसीलिए ये एक प्रकार से सेकेंडरी टिश्यू कहलाते हैं। तो ये बातें थी हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जिसके पास सेल डिवीजन की पावर होती है। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं, है ना। परमानेंट टिश्यू हमारे दो प्रकार के हैं, एक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल को हम साधारण और कॉम्प्लेक्स को हम कंपाउंड या फिर जटिल स्थायी ऊतक भी बोलते हैं। तो जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये सिंपल क्यों है? क्योंकि ये सिंगल टाइप्स की सेल से मिलकर बना हुआ है, और इसी का एक टाइप होता है पैरेन्काइमा। देखिए यहां पर जैसे ही आप परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, परमानेंट टिश्यू में आपको बहुत से ऐसे टिश्यूज मिलते हैं जो कि डेड हो जाते हैं। सारे टिश्यू एनिमल, यहां पर सारे टिश्यू आपको लिविंग नहीं मिलते हैं, कुछ टिश्यूज डेड हो जाते हैं। तो कौन से टिश्यू डेड होते हैं, कौन से लिविंग होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टिश्यू लिविंग है और कौन सा डेड है। तो जैसे हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू में आपका जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा एक प्रकार का लिविंग टिश्यू होता है। कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा हमारा एक डेड टिश्यू है। जितने लिविंग टिश्यू हैं उनके सामने मैं एल, और जो डेड टिश्यू है उनके सामने डेड लिख रही हूँ। तो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा हमारा एक डेड टिश्यू होता है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के हमारे टाइप हैं ट्रैकियाइड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। यहाँ पे कौन सा टिश्यू लिविंग है और कौन सा डेड है? तो जब हम बात करते हैं जाइलम की, तो जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके बाकी जितने भी टिश्यूज हैं सारे डेड हैं। यानी यहाँ पर लिविंग कौन है? यहाँ पर सिर्फ लिविंग है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सारे टिश्यूज यहाँ पर डेड हैं। तो लिविंग है जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकियाइड्स डेड है, वेसल्स भी डेड है और जाइलम फाइबर भी डेड है। जब हम बात करते हैं फ्लोएम की कि फ्लोएम में कौन सा टिश्यू लिविंग है और कौन सा डेड है, तो फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके बाकी सारे टिश्यूज लिविंग होते हैं। यानी यहाँ पर डेड कौन है? फ्लोएम फाइबर है, बाकी सारे लिविंग हैं। जब भी आपको लिविंग टिश्यू की बात की जाती है तो कुछ टर्म्स यहाँ पर हैं। जो भी जितने भी हमारे लिविंग टिश्यूज होते हैं उनकी सेल वॉल पतली होती है, थिन होती है, लेकिन जो डेड टिश्यूज होते हैं उनकी सेल वॉल मोटी होती है, थिक होती है। और मोटी सेल वॉल होती है इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करते हैं। जितने हमारे डेड टिश्यू हैं प्लांट में, ये कोई काम करें या ना करें, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करते हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो मोटी हो जाती है। और जितने लिविंग टिश्यूज होते हैं इनकी सेल वॉल पतली होती हैं, थिन होती हैं। आपको पैरेन्काइमा टर्म 3 जगह दिख रहा है। एक तो पैरेन्काइमा हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है पैरेन्काइमा, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स में जाइलम पैरेन्काइमा है, और फिर फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा आप देख रहे हैं आपको 3 जगहों पर मिल रहा है, और तीनों जगहों पर पैरेन्काइमा आपका लिविंग टिश्यू है। यानी पैरेन्काइमा हर कंडीशन में क्या है? लिविंग है। दूसरा, पैरेन्काइमा का जो काम होता है वो स्टोरेज का काम होता है। पैरेन्काइमा कोई काम करे या ना करे, लेकिन स्टोरेज का काम जरूर करेगा।
तो पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करेगा और हर कंडीशन में लिविंग रहेगा। अब हम आते हैं डिटेल में परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हम बात कर रहे थे परमानेंट टिश्यू की, और परमानेंट टिश्यू में हम बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, और सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे 3 हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं मृदुतक, कोलेनकाइमा को स्थूल कोड़ोतक, स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक बोलते हैं। जिसमें से आपका पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये दोनों लिविंग टिश्यू हैं, जीवित ऊतक हैं, और स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक प्रकार का डेड टिश्यू है। एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा हमारा एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है। काम क्या करता है इसका? काम है इसका स्टोरेज का, और स्टोरेज है यानी ये संचय करने का काम करता है। अब ये क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है, कभी कभी ये क्लोरोफिल को स्टोर करता है, और जब ये क्लोरोफिल को स्टोर करता है तब ये क्लोरेनकाइमा कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरेनकाइमा कहलाता है। और क्लोरेनकाइमा का काम क्या है? स्टोर्स क्लोरोफिल। कभी कभी ये एयर स्टोर करता है, और जब ये एयर स्टोर करता है तब ये एरेनकाइमा कहलाता है। एरेनकाइमा का काम है स्टोर करना एयर को, ये स्टोर करता है एयर को। कहां पर पाया जाता है पैरेन्काइमा? अगर हम बात करें क्लोरेनकाइमा, तो क्लोरेनकाइमा पाया जा रहा है पत्तियों में, क्योंकि लीव्स में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और वहीं पर ये स्टोरेज का काम करेगा, इसलिए क्लोरेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा? प्लांट्स की लीव्स में। जब हम बात करते हैं एरेनकाइमा की, और एरेनकाइमा जो है स्टोर करते हैं एयर को, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एक्वेटिक प्लांट्स में, जलीय पौधों में। आप देखते हैं कि जो कमल है, कमल पानी में भी खड़ा हुआ है और वो आसानी से खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसमें पाया जा रहा है एरेनकाइमा, और एरेनकाइमा की वजह से उसमें भरी हुई है हवा, जिसकी वजह से वो बहुत हल्का है और आसानी से पानी में खड़ा रहता है। कभी कभी ये पानी स्टोर करता है, और जब ये पानी स्टोर करता है तब ये हाइड्रेनकाइमा कहलाता है। और पानी किस प्लांट में स्टोर होता है? आपने एलोवेरा देखा है ना, एलोवेरा जेल लगाते हैं, तो एलोवेरा जेल में वो जेल क्यों है? क्योंकि वहां पर पानी भी है। तो ये जो है पानी को स्टोर करने का काम कर रहा है हाइड्रेनकाइमा, और कहां पर मौजूद है? एलोवेरा में। एलोवेरा के अलावा कैक्टस, नागफनी, इसमें भी पाया जाता है हाइड्रेनकाइमा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ये है हमारा पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर, और पैरेन्काइमा की आप ये सेल्स देख रहे हैं। यहाँ पर जो पैरेन्काइमा है और पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, इनके बीच बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, और ये स्पेस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पैरेन्काइमा की जो हमारी सेल्स होती हैं, इनके बीच में आपस में स्पेस होता है, यानी यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा हमारा काम क्या करता है? स्टोरेज का, और हर कंडीशन में ये लिविंग टिश्यू रहता है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी जो सेल वॉल्स है वो मोटी हो गई है। सेल वॉल्स मोटी इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन हो गया है लिग्निन और सेलुलोज का। सेलुलोज और लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से इसकी सेल वॉल जो है वो थोड़ी सी आपको मोटी दिख रही है।
ये जो सेल वॉल्स है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, जिससे सेल वॉल्स मोटी हो जाती है। इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं ये मोटी हो जाती हैं, लेकिन ये हमारा एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है। कोलन काइमा, स्थूल कोड़ोतक, कोलन काइमा ये एक प्रकार का लिविंग टिश्यू होता है। सजीव ऊतक होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है, सजीव ऊतक है। कोलन काइमा का काम क्या है? तो देखो, जो भी क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, लताओं वाले जो पौधे होते हैं, आप उनको देखते हैं, जैसे चाहते हैं आप उनको उस तरह से शेप दे करके उनको क्लाइंब कराते हैं। जैसे आपने देखा है मनी प्लांट, या जो सब्जियां हैं लौकी, तोरई, ये सारी सब्जियों की आजकल आप देख रहे हैं खेती होती है, तो उनको हम लोग बहुत बार छत पे चढ़ा देते हैं, लोग छप्पर पे भी लगा देते थे पहले के टाइम पे। तो जैसा शेप मिलता है वो उसी शेप के हिसाब से आप उनको चढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आई है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आई है कोलन काइमा की वजह से आई है। तो कोलन काइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्लाइंबिंग प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन का गुण है, वो किसकी वजह से है? कोलन काइमा की वजह से है। और कोलन काइमा हमारा एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है। अब हम बात करते हैं स्क्लेरन काइमा की। स्क्लेरन काइमा यानी दृढ़ ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू का हमारा 3 टाइप है, पैरेन्काइमा और पोलेनकाइमा और स्क्लेरन काइमा, जिसमें से पैरेन्काइमा और पोलेनकाइमा हमारे लिविंग टिश्यू है, लेकिन स्क्लेरन काइमा हमारा एक प्रकार का डेड टिश्यू है। तो स्क्लेरन काइमा कैसा है? डेड टिश्यू है, मृत ऊतक है। टिश्यू डेड कैसे हो जाते हैं? मैंने जब आपको सेल पढ़ाया था तो सेल में आपको बताया था कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं, यानी हमारी जो सेल्स होती हैं, उनके लिविंग रहने की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? उनसे लिविंग रहने की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव। जीवद्रव्य नाम ही इसका इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये जीवन को देने वाला लिक्विड है, और जीवन को देने वाला जो लिक्विड है वही कौन है? जीवद्रव्य है, यानी प्रोटोप्लाज्म है। जिन सेल में, जिन टिश्यूज में प्रोटोप्लाज्म किन्हीं कारणों से एब्सेंट हो जाते हैं, ऐसे टिश्यूज डेड हो जाते हैं। तो अगर कोई टिश्यू डेड है तो इसका मतलब वहां पर क्या एब्सेंट है? वहां पर एब्सेंट है प्रोटोप्लाज्म। तो ये एक प्रकार का हमारा डेड टिश्यू है, मृत ऊतक है। मैंने आपको बताया था डेड टिश्यूज जितने होते हैं वो कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन प्लांट्स में मैकेनिकल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे। हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है हमारा स्क्लेरन काइमा। आप ये देख रहे हैं स्क्लेरन काइमा के जो टिश्यूज हैं ये क्या हो गए हैं? डेड हैं, और अंदर का जो है इसमें स्पेस आपको खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो गया है। ये जो सेल वॉल्स है इनकी काफी मोटी हो गई है, ठीक है। अब इसकी सेल वॉल जो है वो मोटी हो गई है, ये एक प्रकार के डेड टिश्यू है। जो हमारा स्क्लेरन काइमा होता है ये प्रेजेंट कहां पर होता है? तो स्क्लेरन काइमा प्रेजेंट होता है हमारे जितने भी नट्स होते हैं। आप ये देखिए, अखरोट आप देख रहे हैं, और अखरोट में क्या है? अखरोट के बाहर एक हार्ड कवरिंग पाई जा रही है, ये हार्ड कवरिंग। ये जो हार्ड कवरिंग आपको दिख रही है, ये हार्ड कवरिंग आपकी होती है स्क्लेरन काइमा। यानी ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नट्स की हार्ड कवरिंग में। जो नट्स होते हैं इनकी जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है स्क्लेरन काइमा। उसके अलावा आप जब भी नाशपाती खाते हैं, चीकू खाते हैं, तो उसके पल्प में आपको कुछ दरदरापन सा लगता है। वो जो दरदरापन सा है वो भी होता है स्क्लेरन काइमा की वजह से। तो इट इज प्रेजेंट इन पल्प ऑफ
पियर यानी नाशपाती, चीकू, चीकू को सैपोडिला भी बोलते हैं, सैपोडिला के साथ साथ चीकू को सपोटा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा अमरूद, अमरूद में भी पाया जाता है, ठीक है। और आप लोग नारियल देखते हैं, जो नारियल होता है, नारियल में हम लोग नारियल पानी पीते हैं, तो नारियल पानी जब वो होता है तब उसका जो बाहरी सरफेस आप देखते हैं ग्रीन कलर का रहता है। जैसे जैसे नारियल सूखा होता है उसका जो हार्ड कवरिंग होती है, उसके बाहर एक कवरिंग होती है जो कि फाइबर्स के फॉर्म में पाई जाती है, वो जो ब्राउन कलर का हो जाता है वो भी जो उसका हस्क होता है, नारियल का रेशा होता है, वो भी हमारा एक प्रकार का स्क्लेरेंकाइमा ही होता है। और जब उसको हटाते हैं उसके नीचे जो आपको हार्ड कवरिंग दिख रही है वो भी स्क्लेरेंकाइमा है। तो उसके हार्ड कवरिंग में तो प्रेजेंट ही है, उसके अलावा उसके रेशे में, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट के हस्क में भी पाया जाता है स्क्लेरेंकाइमा, जो उसके रेशे होते हैं, ठीक है। तो स्क्लेरेंकाइमा हमारा एक डेड टिश्यू है जो कि नट्स की हार्ड कवरिंग में पाया जा रहा है। कुछ फल हैं उनके गूदे में पाया जाता है, जैसे नाशपाती, चीकू, अमरूद, इन सब में पाया जाता है, और नारियल के रेशों में पाया जाता है स्क्लेरेंकाइमा। तो ये बात थी हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम हमारे काम क्या करते हैं? जाइलम और फ्लोएम हमारे काम करते हैं कंडक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का। क्या चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं? तो जाइलम जो होता है ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर एंड मिनरल्स का। जब हम बात करते हैं फ्लोएम का काम क्या है, तो फ्लोएम जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स यानी फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को, खाद्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है फ्लोएम, और जाइलम कर रहा है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम। और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं यानी कंडक्शन का काम कर रहे हैं, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ये कैसे हैं? कंडक्टिंग टिश्यू हैं, संवहनी ऊतक हैं। क्यों है संवहनी ऊतक? क्योंकि ये काम कर रहे हैं संवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये संवहनी ऊतक कहलाते हैं। और ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का करते हैं। जाइलम काम करता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम है फ्लोएम का। बात समझ में आई? अब हम जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले आप एक डायग्राम देखिए जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। देखो जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और जाइलम अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, तो प्लांट्स में वाटर कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स को वाटर मिलता है सॉइल से। और अगर सॉइल से वाटर मिल रहा है तो इसका मतलब है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो सॉइल के पास क्या होती है? रूट्स होती हैं। और वाटर जहां पर है, जब भी हम लोग मिनरल्स ऐड करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो कहाँ डालते हैं? जमीन में ही डालते हैं, सॉइल में ही डालते हैं। यानी मिनरल्स और वाटर दोनों कहाँ है? सॉइल में है। और वो दोनों एब्जॉर्ब किसके द्वारा की जा रही है? वो दोनों एब्जॉर्ब की जा रही हैं रूट के द्वारा। इसका मतलब हुआ कि रूट जो है वो क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाएगा। कहने का मतलब है ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो नीचे से हो रहा है, और उसका मूवमेंट किधर को आ रहा है? नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट होता है। अगर एक बार ज्यादा एक्सेस में ये वाटर और मिनरल्स को लेके चला गया जाइलम, तो उसको वापस दोबारा नीचे लेकर के नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो जाइलम का मूवमेंट होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में मूव करता है, दोनों दिशाओं में मूव नहीं करता है। इसीलिए जाइलम की जो प्रोसेस होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, सिंगल डायरेक्शन में होती है, जिसमें आप मूवमेंट देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। वाटर्स के मॉलिक्यूल्स को ये नीचे से ऊपर की ओर और मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स को लेकर जा रहा है। लेकिन वही अगर आप बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम का काम क्या होता है?
फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को। तो जब ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, खाद्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, तो एक बात हमको पहले से पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका खाना कहाँ बनता है? प्लांट्स में खाना बनता है पत्तियों में, और पत्तियां कहाँ पाई जाती हैं? प्लांट्स के अपर पार्ट में पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि जो फूड मटेरियल है वो कहाँ पाए जा रहे हैं? ऊपर से ऊपर पाया जा रहा है। इसीलिए ये क्या करेगा? ऊपर से नीचे की ओर खाने को लेके आएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर ही लेके आता है, बल्कि ये नीचे से ऊपर की ओर भी जाता है। कहने का मतलब है कि फ्लोएम दोनों दिशाओं में गति करता है, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। इसीलिए फ्लोएम की जो प्रोसेस होती है वो एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। बात समझ में आई? अब हम एक एक करके जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम के बारे में हमको पता है कि जाइलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स। और इसकी प्रोसेस कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। और यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है का मतलब है कि सिर्फ एक दिशा में गति करता है। ठीक है। अब जाइलम हमारा किन टाइप की सेल से मिलकर बना है या किन टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है? तो इसका एक टाइप होता है ट्रैकियाइड्स। इसमें पाए जाते हैं ट्रैकियाइड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये हैं हमारे जाइलम के टिश्यूज। इनका डायग्राम देखेंगे। ये देखिए, ये आपका ये जो टिश्यूज है, इस टाइप की जो सेल्स हैं आपकी जाइलम की, ये ट्रैकियाइड्स है। ठीक है। ये वाली जो आप सेल देख रहे हैं ये हमारी जाइलम फाइबर की सेल है। ये वाला पोर्शन आपका है जाइलम वेसल, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा होता है। इन्हीं से मिलकर बना होता है हमारा जाइलम। हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रैकियाइड्स की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा टिश्यू हमारा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रैकियाइड्स की, तो ट्रैकियाइड्स हमारा एक प्रकार का डेड टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? डेड टिश्यू है, मृत्यु तक है। डेड टिश्यू है, और डेड टिश्यूज जो होंगे तो वो मैकेनिकल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे, यानी ये मैकेनिकल सपोर्ट को भी प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो ट्रैकियाइड्स होता है ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, तो ये किस में काम करता है? इसका काम क्या है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इसकी सेल्स की बात करें कि जाइलम की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी सेल्स होती है। अब हम बात करते हैं वेसल्स की। वेसल्स जो होते हैं ये भी हमारे जाइलम के टाइप हैं। जाइलम की टिश्यू है, ये भी एक प्रकार का डेड टिश्यू है। और डेड टिश्यू है इसका मतलब है मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड ही करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अलावा ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा। अगर हम बात करें कि जाइलम में
वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या चीजें पाई जा रही है, तो ट्रेकियाइड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर पाया जा रहा है। लेकिन हम कहें वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल किसका है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल होता है ट्रेकियाइड्स और वेसल्स का। ट्रेकियाइड और वेसल्स ही मेन रोल प्ले करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। वेसल्स जो होते हैं ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड कवर नहीं होते हैं, जिनको हम अनावृत बीजी पौधे बोलते हैं। और एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड कवर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। ऐसे पौधे जिनके बीज कवर हैं वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। वेसल्स जो होता है ये प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है, और इसकी वजह से ही, इसकी प्रेजेंस की वजह से इसकी प्रेजेंस की वजह से, वेसल्स की प्रेजेंस की वजह से जो एंजियोस्पर्म है इसकी जो लकड़ियां होती हैं वो पोरस होती हैं, छिद्रित होती हैं। यानी जो यहाँ की लकड़ियां होंगी एंजियोस्पर्म की, इनकी जो उड होती हैं, लकड़ियां होती हैं, वो पोरस होती हैं। क्यों पोरस होती हैं? क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? वेसल्स है। तो वेसल्स की प्रेजेंस की वजह से एंजियोस्पर्म की जो लकड़ियां होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, छिद्रित हो जाती हैं, छिद्रित लकड़ियां कहलाती हैं एंजियोस्पर्म की। और जो हमारे जिम्नोस्पर्म हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं, इसीलिए जिम्नोस्पर्म की जो लकड़ियां होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोरस वुड। नॉन पोरस वुड किसमें पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। क्यों है नॉन पोरस? क्योंकि यहां पर वेसल्स एब्सेंट है। बात समझ में आई? ट्रेकियाइड और वेसल्स जो है ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। जाइलम पैरेन्काइमा जो है, मैंने कहा था पैरेन्काइमा कहीं भी रहेगा, लिविंग रहेगा। यानी ये कैसा टिश्यू है? लिविंग टिश्यू है। लिविंग टिश्यू होने के साथ साथ, जीवित ऊतक होने के साथ साथ इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है स्टोरेज का। पैरेन्काइमा कहीं भी रहेगा तो इसका काम क्या रहेगा? स्टोरेज करने का काम रहेगा, संचय करने का काम रहेगा, और ये हर कंडीशन में लिविंग टिश्यू रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की। जाइलम फाइबर की बात करें तो नाम में ही क्या है? फाइबर है, रेशे है। फाइबर टर्म कभी भी ये लिखा मिले, चाहे वो जाइलम फाइबर हो या फ्लोएम फाइबर हो, हर कंडीशन में ये डेड रहेगा। ये कैसा टिश्यू है? डेड टिश्यू है। ठीक है, काम क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओवरऑल हम जाइलम की बात करें कि जाइलम क्या है, तो जाइलम एक ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल्स को सॉइल से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। उसके अलावा ये 4 प्रकार की टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें है ट्रैकियाइड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर को और जाइलम पैरेन्काइमा और इसके जो भी टिश्यूज हैं, यहाँ पर कुछ लिविंग है और कुछ डेड है। जिसमें से आप जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दें तो इसके सारे टिश्यूज डेड हैं, यानी वेसल्स, ट्रैकियाइड्स और जो है जाइलम फाइबर, ये तीनों एक प्रकार के डेड टिश्यू हैं। केवल यहाँ पर लिविंग कौन है? जाइलम पैरेन्काइमा। ये बात थी हमारी जाइलम की। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम भी हमारा एक प्रकार का कंडक्टिंग टिश्यू है, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को। फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, खाद्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम। ये ऊपर से नीचे की ओर भी मूवमेंट करता है और नीचे से ऊपर की ओर भी मूवमेंट करता है, इसीलिए इसकी प्रोसेस कहलाती है बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। आपके पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्लोएम की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, तो फ्लोएम की प्रोसेस होती है बाई डायरेक्शनल होती है। इसका काम क्या होता है? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। ये हमारा की प्रकार की सेल से मिलकर बनता है। तो अगर जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम में पाए जाते हैं सीव एलिमेंट,
कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये सब एक साथ मिलकर के क्या कहलाते हैं? फ्लोएम कहलाते हैं। यहां पर अगर आप फ्लोएम फाइबर को छोड़ दें तो बाकी सारे टिश्यूज इसके लिविंग है, ये तीनों लिविंग हैं, ठीक है। सीव एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों लिविंग है, सजीव ऊतक है, और डेड टिश्यू कौन है? फ्लोएम फाइबर है। एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका फ्लोएम के टिश्यूज का स्ट्रक्चर है। यहां पर आप ये देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये सीव ट्यूब है आपका, ये वाला पोर्शन। यहां पर ये आप देख रहे हैं कॉम्पेनियन सेल पाई जा रही है हमारी, ये है हमारे सीव पोर्स, बीच बीच में यहां पर स्पेस पाए जाते हैं जिसको हम सीव पोर करते हैं। ये है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। हम सबसे पहले बात करते हैं सीव एलिमेंट की। जब हम सीव एलिमेंट की बात करते हैं तो एक बात तो हमको पता है सीव एलिमेंट में कि सीव एलिमेंट जो है हमारे लिविंग टिश्यू होते हैं। कैसे हैं? लिविंग टिश्यू हैं, सजीव ऊतक है। सीव एलिमेंट में अब्सेंट होता है न्यूक्लियस। यहां पर अब्सेंट है, कौन अब्सेंट है? न्यूक्लियस अब्सेंट है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक यहां पर अब्सेंट है, किसमें? सीव एलिमेंट में। सीव एलिमेंट जो है ये मिलकर बना होता है, देखो सीव ट्यूब और सीव सेल, सीव सेल्स और सीव ट्यूब की जब हम एक साथ बात करते हैं तो वही टर्म हमारा क्या कहलाता है? सीव एलिमेंट कहलाता है। यानी यहां पर क्या क्या चीजें हैं? सीव एलिमेंट में है हमारा सीव ट्यूब और सीव सेल्स। लेकिन अगर हम बात करें क्या सीव ट्यूब और सीव सेल्स दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं किसी प्लांट में? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सीव ट्यूब होता है ये प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में। ये कहां प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन सीव सेल की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीजी पौधों में, और एंजियोस्पर्म होते हैं आवृत बीजी पौधों में। अब आवृत बीजी पौधों में सीव ट्यूब पाया जा रहा है और सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट है, और न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस कौन है? ब्रेन ऑफ द सेल है। इसका मतलब सीव ट्यूब को रेगुलेट कौन करेगा? तो ये रेगुलेट किया जाता है कंपेनियन सेल के द्वारा, रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सेल। अगर हम बात करें सीव सेल को, फिर कौन रेगुलेट करता है? इसको भी तो कोई रेगुलेट करता होगा, तो इसको रेगुलेट करता है एल्बुमिनस सेल। तो ये रेगुलेटेड होती है एल्बुमिनस सेल के द्वारा। तो सीव ट्यूब रेगुलेट की जाती है कंपेनियन सेल के द्वारा और सीव सेल्स जो है वो रेगुलेट की जाती हैं एल्बुमिनस सेल के द्वारा। इनका नाम सीव क्यों पड़ा? सीव नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें पाए जाते हैं पोर्स, और पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? सीव। सीव सेल और सीव ट्यूब में डिफरेंट क्या है? तो यहाँ पर जो सीव में छेद पाए जाते हैं तो यहाँ पर सीव प्लेट का फॉर्मेशन होता है और उसी प्लेट के अंदर जो है सारे पोर्स पाए जाते हैं। लेकिन जो सीव सेल्स होती है यहाँ पोर तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्लेट अब्सेंट होती है। प्लेट यहाँ पर क्या है? अब्सेंट है। किसमें अब्सेंट है? सीव सेल में। और प्रेजेंट कहाँ है प्लेट? प्लेट पाई जा रही है सीव ट्यूब में। बात समझ में आई? तो ये डिफरेंस था हमारा सीव ट्यूब और सीव सेल्स का। ओवरऑल हमने जो बात की है वो सीव एलिमेंट की है। अब हम बात करते हैं कॉम्पेनियन सेल की। कॉम्पेनियन सेल को हम बोलते हैं साथी या सहचर कोशिकाएं। कंपेनियन सेल क्यों कहलाई? क्योंकि ये रेगुलेट कर रही है अपनी सहेली को।
अपने आसपास की कोशिकाओं को। और कौन सी कोशिकाओं को रेगुलेट कर रही है? सीव ट्यूब को। सीव ट्यूब को रेगुलेट कर रही थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कंपेनियन सेल। और ये हमेशा कंपेनियन सेल के आसपास ही पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है? ताकि ये सीव ट्यूब को रेगुलेट कर सके। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कंपेनियन सेल किस सेल के आसपास पाई जाती है? तो ये आसपास पाई जाती है, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब। उसके अलावा ये लिविंग तो है ही, ये क्या है? लिविंग है, सजीव कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये भी एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है, सजीव ऊतक है। काम क्या है इसका? पैरेन्काइमा कहीं भी रहेगा, स्टोरेज जरूर करेगा। क्या स्टोर कर रहा है यहाँ पर ये? तो यहाँ पर ये स्टोर करता है लैटेक्स को। लैटेक्स क्या होता है? देखिए, जब भी आप पपीता है, कटहल है, इन सबको तोड़ते हैं तो मिल्क लाइक प्रोडक्ट सिक्रीट होता है। वो जो मिल्क लाइक प्रोडक्ट होता है वही लैटेक्स होता है। उस लैटेक्स को स्टोर करने का काम किसने किया था? फ्लोएम पैरेन्काइमा ने किया था। उसके अलावा गम, गोंद को भी स्टोर करने का काम करता है। रेजिन, म्यूसिलेज, इन सब को स्टोर करने का काम करता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोरेज करना। ठीक है, ये प्रकार का लिविंग टिश्यू होता है। क्या स्टोर कर रहा है? लैटेक्स, गोंद, रेजिन और म्यूसिलेज को स्टोर करने का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की। फ्लोएम फाइबर की बात करें तो इसको हम पोशवा रेसे बोलते हैं और इसका एक दूसरा भी नाम है, ये आल्सो नोन एज बास्ट फाइबर। फ्लोएम फाइबर इज आल्सो नोन एज बास्ट फाइबर, इसको हम बास्ट रेसे के नाम से भी जानते हैं। कैसा है ये? डेड है या लिविंग है? तो ये एक प्रकार का डेड टिश्यू है। और डेड टिश्यू है तो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड ही करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। फ्लोएम फाइबर है तो इसका मतलब है पार्ट है फ्लोएम का, तो जो काम है फ्लोएम का उसमें तो सहायता करेगा ही करेगा। उसके अलावा अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग जो जूट वाली बोरियां देखते हैं जिससे फल सब्जी वाले अपने फल सब्जी को ढक के रखते हैं, वो जो बोरियां होती हैं हमारी जूट की बोरियां होती हैं, वो है एग्जाम्पल आपका फ्लोएम फाइबर का। यह कहाँ प्रेजेंट है? जूट में। उसके अलावा ये हेम्प में भी मौजूद होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है, बात समझ में आई? इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट होता है। बात होती है एनिमल टिश्यू की, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे जो प्लांट टिश्यू है वो किस प्रकार से मिलकर बने हैं, कौन सा लिविंग है, कौन सा डेड है। ये सीरीज आपके पीसीएस एग्जाम के लिए चलाई जा रही है, जो कि आपके सभी स्टेट एग्जाम्स पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी सीरीज है। इस सीरीज का आप जितना हो सके उतना लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ एक मेंटरशिप का प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें और वहां से आप कॉल करके मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको जैसा पता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा हम इनके बारे में थ्योरी भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसकी हमारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। यही बता रहे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, इनके पास कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और ये क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी होते हैं और ये डेंसली पैक होते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएट होते हैं। ये जब मेच्योर हो जाते हैं तो यही हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है मेच्योर होने के बाद ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट टिश्यू कहीं अलग से आया है, वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही एक पार्ट है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बार जो मेच्योर हो गया और मेच्योर होने के बाद जब वो सेल डिवीजन की पावर को खो देता है तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या बोलने लगते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलने लगते हैं।
तो इसके पास जो है वो सेल डिवीजन की पावर नहीं होती है हमारे परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ये कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं, ये डिराइव्ड हुए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और ये अपनी सेल डिवीजन की पावर को लॉस्ट करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो ये बातें थी हमारी सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओवरऑल हमारे टिश्यू का जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन ए है पैरेन्काइमा, बी है कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, डी नन ऑफ दीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलेनकाइमा यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कोलेनकाइमा के कारण जो है पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन के लिए जिम्मेदार है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जाइलम जिम्मेदार होता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू इज लिविंग टिश्यू। इनमें से कौन सा है जो सजीव ऊतक है? ऑप्शन ए है स्क्लेरेन्काइमा, बी है ट्रैकियाइड, सी है फ्लोएम फाइबर और डी है पैरेन्काइमा। तो कौन है लिविंग टिश्यू? पैरेन्काइमा। बाकी के हमारे सारे क्या हैं? ये तीनों डेड टिश्यू हैं। लिविंग टिश्यू कौन है? लिविंग टिश्यू होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। The capillaries of Parenchyma tissue become thick due to the deposition of, Parenchyma के ऊतक की कोशिकाएं किसके जमा हो जाने के कारण मोटी हो जाती हैं? तो यहाँ पर देखो जमा हो जाता है सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन के जमा होने के कारण जो होती है हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा टिश्यू है जो जाइलम का पार्ट नहीं है? विच इज नॉट पार्ट ऑफ जाइलम? सीव ट्यूब, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकियाइड्स या वेसल्स। इनमें से कौन है जो कि पार्ट नहीं है जाइलम का? तो देखो जाइलम का पार्ट कौन नहीं है? जाइलम का पार्ट नहीं है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है ये पार्ट किसका होता है? ये पार्ट होता है फ्लोएम का। ये पार्ट है फ्लोएम का। बाकी के तीनों जो है वो किसके पार्ट हैं? जाइलम के पार्ट। ठीक है, तो आज की सीरीज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि संपूर्ण ISPCS की तरफ से UPPCS का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। ये क्रैश कोर्स आपके सभी PCS एग्जामों के लिए बहुत ही लाभदायक है और आप इस सीरीज का लाभ उठाएं। और हमने जो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है उससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आज की सीरीज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आपकी जो क्रैश कोर्स है इसका लाभ उठाएं।